नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है जितने भी 2016 से लेकर के 2021 तक के यानी 22 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है। अब आज पार्ट 2 में 2023 और 2024 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। और साथ ही हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है और इस क्लास में बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर किया जाएगा। लघु उत्तरीय के आपको दूसरी क्लास में जो है क्लासेस मिलेंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, कथन है। तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यह कथन जॉन डीवी का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो बताइए दोस्तों, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो राइट आंसर बनेगा स्पेंसर ने जो है शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संप्रेरणा शब्द का लैटिन वर्ड कन्वीनियस का आशय है। तो बताइए दोस्तों, कन्वीनियस का आशय क्या है जो कि संप्रेरणा शब्द का लैटिन वर्ड है। तो इसका अर्थ होता है कि आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संप्रेरण के तत्व हैं। तो बताइए दोस्तों, संप्रेरण के तत्व कौन से हैं। संदेश है, माध्यम है, स्रोत है। तो ये सभी के सभी जो है संप्रेरण के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, संदर्भ, बाधाएं, प्रभावी, ये सभी संप्रेरण के तत्व होते हैं या प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा सभी के सभी, कुछ भी आपको बहुविकल्पी में दे सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2016-17 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये जो है गेल्टाक्स सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेल्टाक्स के सिद्धांत अर्थात सूत्र पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है। तो बताइए दोस्तों, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है। तो इसके जो है जनक सुकरात हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। तो बताइए दोस्तों, निदान की प्रक्रिया से क्या संपादित होता है। तो राइट आंसर बनेगा समस्या और समाधान जो है संपादित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व समावेश नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है। तो बता दें सूक्ष्म शिक्षण में जो है अभ्यास आधारित शिक्षण समावेश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज के ग्रुप में। क्वेश्चन कह रहा है पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। तो बताइए दोस्तों, पाठशाला को जो है विद्यालय अर्थात उद्यान की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी।
तो ये संज्ञा जो है उद्यान अर्थात गार्डन की संज्ञा फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, व्याख्यान विधि में छात्र कैसे बने रहते हैं? तो इस विधि में छात्र जो है निष्क्रिय होकर के बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि यह विधि जो है मौखिक रूप से जानकारी दी जाती है। इस विधि में, व्याख्यान विधि में बालकों को मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती है और वे किसी भी तरह से सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। तो बताइए दोस्तों, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां किस पर आधारित थी? तो ये जो है शिक्षक केंद्रित आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है पूर्व ज्ञान से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा जो है किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी के द्वारा बच्चों को कल्पना विकास की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात विकसित किया जा सकता है, क्योंकि कहानी के माध्यम से बालक को पाठ्य जो है अर्थात जल्दी जो है समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो पाठ के तत्वों को बार बार दोहराने जो है यह आपका आवृत्ति सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है। तो आवृत्ति का सिद्धांत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो बताइए दोस्तों, पर्यटन विधि में छात्रों का विकास कैसे होता है? तो इसमें जो है छात्रों का विकास निरीक्षण और अवलोकन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके अतिलघुत्तरी प्रश्नों पर 2023 के। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न पहला है, कह रहा है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो बताइए दोस्तों, शिक्षण में जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो बता दें कि प्रश्नोत्तर प्रविधि शिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है, उनकी समझ व ज्ञान को विकसित करती है और महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देती है। यही जो है शिक्षण प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहा जाता है? तो बता दें कि बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। यह उन स्कूलों में अधिक सामान्य है जहां पर कम छात्र संख्या या कम शिक्षकों की संख्या होती है। वहां पर एक ही क्लास में बैठा करके सभी कक्षाओं के जो है बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यही जो है बहुस्तरीय शिक्षा का शिक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि ऐसे विद्यालय जहां पर छात्र और शिक्षकों दोनों की संख्याएं कम होती है, वहां पर सभी कक्षाओं के जो है छात्रों को एक साथ बैठा करके शिक्षा देना ही बहुस्तरीय शिक्षा या शिक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संप्रेरण की 4 परिभाषाएं बताइए। तो आपको बताना है कि संप्रेरण की 4 परिभाषाएं। तो बता दें, संप्रेरण की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपकी हेडिंग पड़ेगी। पहला आपका स्पष्टता। तो बता दें, स्पष्टता जो है संदेश स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए। अगला है संक्षिप्तता।
तो संक्षिप्तता में संप्रेरण सीधा और संक्षिप्त होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी सटीकता। तो सटीकता में जो है संप्रेरण सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए। और लास्ट पड़ेगा चौथा जो है प्रभाव। तो संप्रेरण का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर पड़ता है। प्रेरक जो है प्राप्तकर्ता को कुछ सोचने, महसूस करने या करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपका प्रभाव में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो बता दें, बाल केंद्रित शिक्षण एक शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण में बच्चों को सक्रिय और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस बाल केंद्रित शिक्षण में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आप सभी को पता होगा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो सूक्ष्म शिक्षण का आपसे पूछा है। तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल विकसित करने और सुधारने के लिए एक प्रशिक्षण तकनीक की है। यह शिक्षण एक छोटी इकाई पर केंद्रित होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि सूक्ष्म मतलब छोटा। तो यह शिक्षा जो है एक छोटी इकाई पर केंद्रित होती है या आधारित होती है, जैसा कि एक अवधारणा या कौशल, और शिक्षकों को इसे प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो शिक्षण सामग्री का जो है वर्गीकरण निम्नलिखित है। मुख्यतः यह 3 भागों में किया जाता है। पहला आपका दृश्यता। तो दृश्यता में आप लिखेंगे कि शिक्षण सामग्री में दृश्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों को देखते हैं, उन्हें वह अधिक समय तक याद रखते हैं। इसमें किताबें, ब्लैक बोर्ड, सांकेतिक चित्र, मानचित्र आदि सामग्री शामिल है। कहने का मतलब दृश्यता में आप लिख सकते हैं कि बालक जो देखते हैं उसका स्मरण काफ़ी दिनों तक रखते हैं, और इसके अंतर्गत आपकी किताबें, ब्लैक बोर्ड, सांकेतिक चित्र, मानचित्र द्वारा अगर बालक को शिक्षा दी जाएगी चित्रात्मक तरीके से, तो वो अधिक समय तक उसको स्मृति और याद रखेगा। दूसरी आपकी हेडिंग पड़ेगी ऑडियो सामग्री। कहने का मतलब ऑडियो सामग्री में ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर आदि सामग्री शामिल होती हैं। कहने का मतलब कि कोई भी बालक को अगर ऑडियो सामग्री के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो वो उसे गाने के रूप में सुनता है और उसे अधिक समय तक याद रखता है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी श्रव्य दृश्य सामग्री। कहने का मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री में फिल्में, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि सामग्री शामिल होती हैं। तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो इस क्वेश्चन है पुनर्बलन को परिभाषित करना है। तो बता दें, पुनर्बलन एक शिक्षण विधि है। इसमें छात्रों को एक अवधारणा या कौशल को बेहतर ढंग से समझने और याद करने के लिए बार बार अभ्यास कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, सीखना, दोहराना और अभ्यास से होता है। ये जो है किस पर आधारित है, सीखना, दोहराने और अभ्यास के तरीके से जो है ये पुनर्बलन की जो है सिद्धांत आधारित है। पुनर्बलन मतलब दोबारा रिपीट करना, दोबारा जो है उसको स्मृत करना, यही जो है पुनर्बलन की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुदेशात्मक का क्या आशय है, समझाइए। तो आपको अनुदेशन बताना है। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी अनुदेशन। इस पे लिखेंगे कि अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और व्यवहार को विकसित करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संदर्भों में किया जाता है, जैसा कि विद्यालय तथा कार्यालय में अर्थात कार्यस्थल में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, हेडिंग पड़ेगी आपकी शिक्षण के अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब इस पे आप लिखेंगे शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत के समर्थक शिक्षार्थियों में सीखने की इच्छा और उत्साह को समझने और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत शिक्षकों को यह समझाने में मदद करते हैं कि छात्र क्यों सीखते हैं और वे छात्रों को अधिक प्रेरित और व्यस्त रखने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं दो घटकों का नाम लिखिए। तो बताइए दोस्तों, प्रश्नीकरण घटकों के दो नाम लिखना है। तो पहला आपका निर्माण की प्रक्रिया। तो इस पे लिखेंगे प्रश्नों का निर्माण सरल विधि सरल भाषा में होना चाहिए। प्रश्नों का आकार छोटा होना चाहिए तथा स्तर में अनुकूल होने चाहिए। कहने का मतलब निर्माण प्रक्रिया में जो भी प्रश्न हों वो सरल भाषा में हो, सरल विधि में हो और कम से कम छोटे होने चाहिए और इनके स्तर जो है बालक के अनुकूल होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जिस कक्षा का बालक होगा उसी स्तर अर्थात उसके आयु के अनुसार प्रश्न होने चाहिए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। तो प्रश्न पूछते समय सभी छात्र का ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है। प्रश्न पूछने से पहले छात्र को खड़ा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब प्रश्न पहले आप जब पूछें तो पहले से ही बालक को खड़ा नहीं करना चाहिए। पहले आप प्रश्न को बताएं फिर बालक को खड़ा करना चाहिए। ये आपका प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। तो बताइए दोस्तों, रियान और एलन के द्वारा कितने शिक्षण कौशलों का जो है उल्लेख किया गया है। तो बता दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, आ सकता है आपके पेपर में। तो एलन और रियान ने जो है 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। पहला आपका है स्पष्टीकरण, दूसरा है बोधात्मकता, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है उद्दीपन परिवर्तन, पांचवा है प्रबलन, छठा है आपका व्यक्तित्व ध्यान, सातवां है आपका प्रशंसा, आठवां है आपका निर्देश, नौवां है आपका समय प्रबंधन, 10वां है अनुशासन, 11वां है वर्ग प्रबंधन, 12वां है मूल्यांकन, 13वां है विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग और लास्ट है आपका पाठ योजना। ये जो है 14 प्रकार के शिक्षण कौशलों का उल्लेख एलन तथा रियान के द्वारा किए गए थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो बताइए दोस्तों, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो बता दें, प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान के विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। किसके लिए दोस्तों, विज्ञान के विषय के लिए ये जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। विज्ञान विषय में प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग करके छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से समझाने में मदद किया जा सकता है या मदद करती है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आपेक्षिक अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपेक्षिक अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। तो इस पे आप लिख सकते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर एक शिक्षण लक्ष्य है जो शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभवों को अनुशासन, प्रभावी संचार और सकारात्मकता के साथ संचालित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। यह शिक्षार्थियों को प्रेरित, सक्रिय और सीखने में व्यक्त रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षक के 2 दोष लिखिए। तो आपसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष पूछा है। तो पहला आपका बनेगा सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी की कमी। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। पहला आपका पॉइंट ये बनेगा। दूसरा बनेगा व्यक्तिगत भिन्नताओं की अपेक्षा करके शिक्षक सभी छात्रों को एक ही गति से और एक ही तरीके से पढ़ाता है। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। कहने का मतलब अगर सभी को एक समान से शिक्षा दी जाएगी, अगर वो कम बुद्धि लब्ध का बालक है तो उसे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। ये शिक्षक के अंतर कमी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री में के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में कैसी सावधानी रखनी चाहिए। तो बता दें, शिक्षण अधिगम सामग्री में रख रखाव के लिए उनका भंडारण, मरम्मत एवं उपयोग करना चाहिए। अर्थात उनका उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो चीज़ें जल्दी ही खराब हो जाएंगी और उनके भंडारण की जो है मरम्मत समय समय पर करना चाहिए। यही जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में जो है सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री में रख रखाव में चीज़ों को समय समय पर उनकी मरम्मत करनी चाहिए। जो भी शिक्षण संबंधी सामान हैं उनका समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए और उनका उपयोग भी करना चाहिए निरंतर। अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो रखे रखे क्या होगी, नष्ट हो जाएंगी। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। ये आपका 2023 का बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को हमने आपके साथ कवर कर लिया। लघु उत्तरीय को हम दूसरे क्लास में कवर करेंगे ताकि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ये दोस्तों आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पिछले साल का ही। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, कह रहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है। तो बताइए दोस्तों, शिक्षण पुनर्बलन कल्पना की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन BF स्कैनर के द्वारा कहा गया है। ये आपका 2023 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थी तक पहुंचाना है, किसका कथन है। तो बताइए दोस्तों, ये किसका कथन है। तो यह जो है कथन फ्रोवेल के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं के शिक्षार्थियों तक पहुंचाना, यह कथन फ्रोवेल के द्वारा कहा गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो है किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं, बताइए दोस्तों। तो ये जो है शिक्षण के नियोजन में भी प्रस्तुत करते हैं, शिक्षण की व्यवस्था में भी प्रस्तुत करते हैं और शिक्षण के मूल्यांकन में भी प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से, शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था अर्थात शिक्षण का मूल्यांकन, ये तीनों की तीनों जो है शिक्षण अधिगम सिद्धांत के में वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा कोई भी शिक्षण कार्य में बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी अर्थात संकल्पनाओं से कठिन तथ्यों को और अमूर्त भावों को, ये सभी के सभी के द्वारा जो है बच्चे शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों अर्थात उपर्युक्त सभी के से जो है आसानी से समझ जाते हैं। कठिन तत्वों से, अमूर्त भावों से, ये सभी के द्वारा जो है बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि
किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो बताइए दोस्तों, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्रकार की प्राचीन पद्धति है? तो ये जो है सुकरात के समय से चली आने वाली एक प्रकार की पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रश्न कौशल के घटक हैं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से प्रश्न कौशल के घटक कौन से हैं? प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण या वितरण? तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी के सभी प्रश्नों के घटक हैं, अर्थात प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, ये सभी के सभी क्या हैं? प्रश्नों के घटक हैं, अर्थात प्रकार हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा है। तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? तो ये जो है गेट्स के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा में संप्रेरण का प्रारूप होता है। तो बताइए दोस्तों, कक्षा में जो है संप्रेरण का प्रारूप कैसा होता है? तो इसमें जो है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेरण दोनों होते हैं किसी भी कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञातता की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया है? तो ये जो है ध्यान सबसे पहले स्पेंसर के द्वारा किया गया था। ज्ञात से अज्ञातता की ओर ये जो है स्पेंसर के द्वारा जो है ध्यान दिया गया था, यानी कि ध्यान केंद्र आकर्षित किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो बताइए दोस्तों, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो यह दोस्तों प्लेटो के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है? तो बताइए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के कौशल को सर्वप्रथम किस ने जो है संस्था ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया है? तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन स्टैनफोर्ड विद्यालय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब टाक और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करते हैं। तो बताइए दोस्तों, जब कोई भी छात्र टाल और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक किसका प्रयोग करके बालक को चीज़ों को समझाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो कक्षा में सहायक सामग्री होती है उसके द्वारा जो है शिक्षक बालकों को जो है समझाते हैं। कहने का मतलब, जो कक्षा में सहायक सामग्री उपलब्ध होती है उसके द्वारा शिक्षक बालकों को चीज़ों को अर्थात उनके पाठ्य को समझाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया है? तो छात्रों के क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम फ्रोवेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कैसी जो है अधिगम सामग्री का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए? तो राइट आंसर बनेगा, आवश्यकता अनुसार जो है शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में सामग्री को भर लें और कक्षा जो है अव्यवस्थित हो जाए। तो कहने का मतलब, आवश्यकता अनुसार ही शिक्षक सामग्री जो है कक्षा में लानी चाहिए या उपयोग करनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि
रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने की हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? तो बताइए दोस्तों। रुचि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह कथन किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब 2024 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेरण क्या है? तो बताइए दोस्तों, अशाब्दिक संप्रेरण आपसे पूछा है, तो इसका आंसर इस ओर है। तो बता दें, अशाब्दिक संप्रेरण वह है जिससे भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह से, हाव भाव से एवं स्पर्श सामक संपर्क आदि से संप्रेरण किया जाता है। तो बता दें, अशाब्दिक संप्रेरण वह होता है जिसमें वाणी, आँखों, इशारों और हाव भावों के द्वारा जो है संपर्क किया जाता है, उसे ही संप्रेरण, अशाब्दिक संप्रेरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऐसा संप्रेरण जिसके द्वारा किसी इसमें भाषा का प्रयोग ना करके, अर्थात वाणी का प्रयोग ना करके, आँखों, इशारों और हाव भावों के द्वारा जो है समझाया जाए, उसे ही अशाब्दिक संप्रेरण कहते हैं। अर्थात जिसमें शब्दों का प्रयोग ना किया जाए उसे ही अशाब्दिक संप्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? तो बताइए दोस्तों, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? तो बता दें, लघु क्षेत्रीय पर्यटन, जिसे ग्रामीण पर्यटन, कम आबादी वाले क्षेत्र में पर्यटन भी कहा जाता है, का अर्थ है कम आबादी वाले गैर शहरी स्थानों की यात्रा करना। अर्थात लघु क्षेत्रीय पर्यटन से तात्पर्य है कि जिन्हें ग्राम पर्यटन या कम आबादी वाले पर्यटन कहा जाता है, उसे ही लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहा जाता है। और उन्हीं का भ्रमण करना अर्थात यात्रा करना ही जो है लघु क्षेत्रीय पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है। आप लिख सकते हैं कि बालक केंद्रित शिक्षण का केंद्र बिंदु मानक बालक होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है दोस्तों, और बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके शिक्षा जो है प्रदान की जाती है, अर्थात शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टांत कौशल क्या है? तो बताइए दोस्तों, दृष्टांत कौशल किसे कहते हैं? तो बता दें, दृष्टांत कौशल के अंतर्गत शिक्षण के उपकरणों के मध्य उदाहरण का अर्थ प्रकाश डालना। अध्यापक में उदाहरण का तात्पर्य है कि बालकों को ज्ञान का स्पष्टीकरण करने तथा हाव भाव को आत्मसात करने से है। तो यही सब इसका जो है आंसर हो जाएगा। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि दृष्टांत कौशल के अंतर्गत शिक्षण के उपकरणों के मध्य जो है उदाहरण का अर्थ प्रकाश डालना। अध्यापन में जो है अध्यापक के द्वारा उदाहरण तरीके से जो है बच्चों को समझाना या बालकों को जो है स्पष्टीकरण करना ही जो है दृष्टांत कौशल का उदाहरण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि श्यामपट्ट कौशल घटकों के नाम क्या क्या हैं। तो पहला आपका लिखावट की सुस्पष्टता, दूसरा आपका श्यामपट्ट की स्वच्छता और तीसरा जो है श्यामपट्ट कार्य का औचित्य करना। यही जो है 3 प्रकार के श्यामपट्ट कौशल के घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आपका लिखावट की सुदृष्टता, श्यामपट्ट की स्वच्छता और लास्ट आपका श्यामपट्ट कार्य का औचित्य या रुचिकर। यही जो है 3 घटक होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ है।
तो बताइए दोस्तों, आपेक्षिक अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बता दें, आपेक्षिक अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। आपेक्षिक अधिगम और स्तर से मिलकर के जो है ये आपेक्षिक स्तर शब्द बना हुआ है। आपेक्षिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञात से करना और अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को और जीवन उपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना भी अधिगम कहलाता है। और स्तर शब्द का आशय उपलब्धि के स्तरों से लाया जाता है। तो तीनों के तुनियों याद रखिएगा, यानी कि आपेक्षिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना और अधिगम शब्द का अर्थ होता है कि सीखना और स्तर शब्द का अर्थ होता है, शब्द का आशय है कि उपलब्धियों अर्थात स्तरों को जो है जानना। यही जो है शब्दों से मिल करके आपेक्षिक अधिगम शब्द बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। तो आपसे पूछा है कि मिनी टूल किट के कुछ उपकरण क्या क्या हैं। तो बता दें, मिनी टूल किट उन वस्तुओं में से है जिन्हें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर आवश्यकताओं सुविधाओं के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। यही जो है मिनी टूल किट के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पूर्ण बल कितने प्रकार के होता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये जो है पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, पूर्ण बल कितने प्रकार का होता है। तो पूर्ण बल 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्ण बल और ऋणात्मक पूर्ण बलन। कहने का मतलब धनात्मक पूर्ण बलन और ऋणात्मक पूर्ण बलन, यही 2 प्रकार के पूर्ण बलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो आपसे पूछा है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो बता दें, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है उद्यान, अर्थात गार्डन से। इसमें खेल, गीतों और उपकरणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो फ्रोबेल की शिक्षण विधि के अनुसार जो है गीतों, खेलों के द्वारा जो है शिक्षा दी जाती है और इसका उपयोग शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जो है ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए दोस्तों, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है क्रियात्मक परक शिक्षण कक्षा शिक्षक का एक भाग है। यह इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद करता है कि शिक्षण व्यक्तिगत ज्ञान, परीक्षण और त्रुटि अभ्यास पर परावर्तन और स्कूल प्रणाली के भीतर सहकर्मियों, छात्रों और अन्य हितकारियों के साथ अंतःक्रिया या संवाद से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों का नाम लिखिए। तो बताइए दोस्तों, किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम आपसे पूछा है। तो पहला आपका शिक्षण केंद्रित शिक्षण और दूसरा बनेगा आपका दक्षता आधारित शिक्षण। तो यही 2 जो है नवीन विधियां हैं शिक्षण की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बता दें कि आपका शिक्षण अधिगम सामग्री में निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा आपका विषय वस्तु की प्रासंगिकता होना चाहिए। तीसरा आपका सामग्री में गुणवत्ता होनी चाहिए। चौथा आपका सामग्री की मात्रा होनी चाहिए और पांचवा आपका सामग्री का उपयोग आदि होना चाहिए। तो यही जो है शिक्षण अधिगम सामग्री की जो है सावधानी रखनी चाहिए। और अगर इससे लॉन्ग में पूछता है तो आप ये जो है जो पॉइंट हमने बताए हैं पांचों, इनको आप हेडिंग के रूप में भी प्रयोग करके इनके बारे में 2-2, 4-4 लाइन लिख करके जो है लॉन्ग आंसर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दीजिए। अभी ये आपका 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो बता दें BM सोरे के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय या कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली एक प्रकार की क्रिया है या प्रविधि है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता किन 3 पक्षों में बांटा गया है। तो बताइए दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों को किन 3 पक्षों में बांटा गया है। तो बता दें इनके 3 पक्ष जो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्षों में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्षों में जो है शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। यही जो है 3 इसके पक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों के नाम लिखिए। तो बताइए दोस्तों 2 कारण आपको लिखना है। तो बता दें न्यूनतम स्तर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं कि सभी छात्रों को एक निश्चित स्तर पर शिक्षा प्रदान हो। इसके जो है आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार 2 कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला आपका शैक्षिक आवश्यकताएं, दूसरा आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति। यही जो है 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका 2024 का भी क्वेश्चन पेपर जिसमें आपके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी दूसरी सब्जेक्ट की क्लास लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।